बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले की वीडियो 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। इस लेक्चर की फर्स्ट लेक्चर में हम बायोलॉजिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड को डिटेल में पढ़ चुके हैं। दूसरे लेक्चर में हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 1 को सॉल्व किया था, जिसके नतीजे में हमें क्या मिला, प्लाज्मोडियम मिला। ठीक है, और मलेरिया के बारे में हमने बात की थी। आज की इस वीडियो में हम दूसरे नंबर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि हाउ प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट टू ह्यूमन, क्योंकि वो हमें पता, जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 1 में हमने बात की थी तो किस बारे में बात की थी कि वो जो प्रॉब्लम थी आ गई थी एरिया में और उसने क्या किया था, बहुत सारे लोगों को मार डाला था। आज हम उसी प्लाज्मोडियम के बारे में बात करेंगे कि आया ये ह्यूमन में ट्रांसमिट कैसे हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम तक ट्रांसमिशन की कोई बात नहीं थी। तो उसके लिए क्या है, फर्स्ट मेथड, जो बायोलॉजिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड का फर्स्ट तरीका क्या है, ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन में हमें क्या पता चला कि जो ऑब्जर्वेशन हुई इसमें कहा गया कि मलेरिया कहाँ से फैल रहा है, तो वो उन जगहों से फैल रहा है या उन जगहों में बहुत ज़्यादा मौजूद है मलेरिया प्रॉब्लम जो मार्शी प्लेसेस हैं। ठीक है, यानी जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा टाइम तक खड़ा रहता है, या हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड वाटर है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, वहाँ से निकलने की कोई जगह नहीं होती, या हम दलदल जो कहते हैं जिसे। लेकिन दूसरी बात वहाँ पर क्या आ रही थी कि जो मार्शी प्लेसेस हैं वहाँ से अगर कोई वाटर पी रहा है या वहाँ से जो पानी इस्तेमाल हो रहा है उससे ये मलेरिया काज नहीं हो रही। तो एक क्या था कि मलेरिया मार्शी प्लेसेस के नज़दीक जितने भी एरियाज़ हैं, जितने भी लोग हैं, उनमें है। लेकिन दूसरी बात ये भी थी कि इससे पहले की वीडियो में हम बात कर चुके हैं इस पर, आप काइंडली उस वीडियो को देख लें कि जो पानी वहाँ से जो लोग पी रहे हैं उनमें ये प्रॉब्लम नहीं है। यानी वो ज़रूरी नहीं है कि जो पानी पी रहा है तो उसमें मलेरिया हो। सो यहाँ से साइंटिस्ट ने क्या सोचना शुरू किया कि हाँ, यहाँ से अब दूसरा एक्सपेरिमेंट करना है, दूसरी ऑब्जर्वेशन करनी है कि अब ये ट्रांसमिशन कहाँ से हो रही है, ये बीमारी कहाँ से फैल रही है। तो एक साइंटिस्ट था 1883 में, अमेरिकन फिजिशियन था, अल्बर्ट फ्रीमैन अफ्रीकन किंग। इसने क्या किया, इसने कुछ ऑब्जर्वेशन नोट किए, तकरीबन 20 ऑब्जर्वेशन इसने निकाले। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ये थी कि वो लोग जो ओपनली सोते हैं, यानी वो लोग जो कमरों से बाहर सोते हैं ओपन इन एरियाज़ के करीब, ठीक है, तो उनमें मलेरिया है, उन्हें मलेरिया लग चुकी है। ओके, दूसरा उसने क्या कहा कि जो लोग कमरों के अंदर सोते हैं तो इसकी मुनासिबत से, फॉर एग्जांपल अगर ये 100% में से 90% लोगों को है, ठीक है, तो उसने कहा कि जो लोग अंदर यानी रूम्स में सोते हैं तो उनमें ये बीमारी 10% है जस्ट। ठीक है, फिर उसने कहा कि जो लोग स्मोकी फायर के नज़दीक सोते हैं, यानी फॉर एग्जांपल आप लोग अपने घरों में देख लें, पहले होती थी, अब तो नहीं होती। बाज़ लोग ये जो गोबर होती है ना, जब वो सूख जाती हैं तो उन्हें वो जलाते हैं, जला लेते थे पहले। ठीक है, या अभी भी ऐसे यानी जो गांव होते हैं उसमें यही काम होता है अभी भी, कि वो गोबर जला लेते हैं तो उससे जो स्मोक निकलता है तो उसके पास फिर ये मच्छर वगैरह नहीं आते। ठीक है, तो जहाँ पर ये स्मोकी फायर होती है वहाँ के नज़दीक जो लोग सोते थे तो उनमें भी ये प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, ये प्रॉब्लम उनमें भी नहीं थी। अब वो लोग जो मॉस्किटो यूज़ करते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अगर ये इन दोनों के ऑपोजिट आप जाएं तो जो लोग स्मोकी फायर के पास नहीं सोते थे उनमें मलेरिया फैल चुकी थी, और जो लोग मॉस्किटो नेट्स यूज़ नहीं करते थे तो उनमें भी मलेरिया फैल चुकी थी। उसके बाद इसने क्या किया, इसने हाइपोथेसिस बनाने शुरू की कि आया अब हाइपोथेसिस हो कि क्या किया जाए। तो हाइपोथेसिस ये हुआ कि जो मॉस्किटोज़ हैं ये ट्रांसमिट करते हैं प्लाज्मोडियम, और इससे पहले हम बढ़ चुके हैं कि हाइपोथेसिस ट्रू भी हो सकती है और रॉन्ग भी हो सकती हैं। कब होंगी, जब एक्सपेरिमेंट होगा, जब उसके बाद रिज़ल्ट आएगा। ओके, यहाँ से हाइपोथेसिस तो हो गई। हाइपोथेसिस के बाद तीसरा स्टेप क्या है, डिडक्शन की है। डिडक्शन में क्या कहता है, अगर मॉस्किटो ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम को तो ये ज़रूरी है कि यही प्लाज्मोडियम कहाँ पे हो, मॉस्किटो में प्रेजेंट हो। देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो। ओके, यहाँ पर डिडक्शन में क्या बात है, टू थिंग्स,
एफ एंड देन अगर प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के ज़रिए से ट्रांसमिट हो रहा है तो मॉस्किटो में भी प्लाज्मोडियम का होना ज़रूरी है। ओके, इसके बाद एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। तो एक्सपेरिमेंट किसने किया? रोनाल्ड रॉस ने किया, जो कि ब्रिटिश आर्मी में फिजिशियन था 1980 में, और ये इंडिया में काम कर रहा था। ठीक है, अब इसने क्या किया, रोनाल्ड रॉस ने इन्हीं जो हाइपोथेसिस थी अल्बर्ट की, उस पर काम किया। उसने क्या किया कि जो फीमेल एनोफिल थी, उसने फीमेल एनोफिल ली और मलेरियल पेशेंट को इंजेक्ट किया। यानी फीमेल एनोफिल क्या है? मॉस्किटो है। ठीक है, इंजेक्ट किया मलेरियल पेशेंट को कि आया ये ट्रांसमिशन इसके ज़रिए से होती है या नहीं। तो फिर जब उसने उसी फीमेल एनोफिल को लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, फीमेल एनोफिल को लिया और जो हमारे साथ मलेरियल पेशेंट था MP, ठीक है, मलेरियल पेशेंट था, उसको इंजेक्ट किया। इंजेक्ट करने के बाद जब उसने देखा तो मस्कीटो जो थी, मॉस्किटो, वो इन्फेक्ट हुई। ठीक है, और उसके बाद उसने इसे मार डाला। जब उसे मार डाला तो उसने ब्लड को चेक किया। ठीक है, यानी उसकी जब चेकअप हुई तो उसमें प्लाज्मोडियम मौजूद था, प्लाज्मोडियम मौजूद था। अब प्लाज्मोडियम मौजूद था, लेकिन किस तरह था? जो वहाँ पे उसका जो स्टमक था, स्टमक, उसमें क्या कर रहा था? स्टमक वॉल में डिवाइड हो रहा था, यानी मल्टीप्लाइड हो रहा था। ठीक है, वो उसने डिवीजन स्टार्ट की थी। ठीक है, और उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। ओके, सो यहाँ से इसने क्या कहा कि हाँ, एक एक्सपेरिमेंट तो इसका करेक्ट आ गया कि हाँ, प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट हो रहा है किसकी वजह से? मॉस्किटो की वजह से। उसने फिर क्या किया? दूसरा एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसने सोचा कि चलें अब ह्यूमन पर करते हैं, लेकिन फिर इसने कहा कि पहले ह्यूमन यहाँ तो बर्बाद हो रहे हैं, मर रहे हैं इससे, तो फिर इसने सोचा कि नहीं, ह्यूमन से नहीं करते। उसने फिर स्पैरो का एक्सपेरिमेंट किया और स्पैरो के लिए उसने एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो ली। ठीक है, फीमेल क्यूलिक्स ली। फीमेल क्यूलिक्स को उसने क्या किया है कि हेल्दी स्पैरो पर को इंजेक्ट किया है। हेल्दी स्पैरो, उसके बाद क्या हुई, थोड़े थोड़े उस दिन गुजरते गए और उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई। सो यहाँ से तो उसे बिल्कुल 100% पता चल गया कि हाँ, क्या हो रहा है यहाँ पे, जो प्लाज्मोडियम ट्रांसमिशन हो रही है वो बिल्कुल इसी मॉस्किटो के ज़रिए से हो रही है। तो उसके बाद जब उसने स्पैरो को देखा तो वो भी इन्फेक्टेड थी, और स्पैरो के जब ब्लड लिया गया, ब्लड सैंपल्स, तो उसमें भी प्लाज्मोडियम मौजूद था। सो यहाँ से क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट क्या आ रहा है कि हाँ, हाइपोथेसिस जो थी वो करेक्ट साबित हो गई। हाइपोथेसिस क्या थी? करेक्ट साबित हो गई कि हाँ, जो प्लाज्मोडियम है ये ट्रांसमिट हो रहा है किसकी वजह से? मॉस्किटो की वजह से। अब यहाँ पर मैंने एक एनोफिल का नाम लिया है और दूसरा क्यूलिक्स का नाम लिया है, और दोनों फीमेल है। ठीक है, तो फीमेल बहुत ख़तरनाक भी हैं। ठीक है, अब चलें देखते हैं, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। तो तकरीबन 84 स्पीशीज़ हमारे साथ मॉस्किटो की प्रेजेंट हैं, और ज़्यादा से हम जो उसमें कॉमन लेते हैं तो एक है एडीज़, ठीक है, दूसरा है एनोफिल्स, एंड थर्ड वन इज़ क्यूलिक्स। अब जो एडीज़ हैं ये क्या है? एडीज़ एजिप्टी, ठीक है, या इसे हम येलो फीवर मॉस्किटो भी कहते हैं। अब इनकी जो डिफ्रेंशिएशन है ये हम कहते हैं कि इसकी हैबिटेशन पर है या इसकी जो रेंज है, ठीक है, फ्लाइंग रेंज या हम फ्लाइट रेंज जो कहते हैं इसे, तो इसकी बिना पर ये इसकी थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन है। तो आप इसको याद रखें, क्योंकि हम यहाँ पर एक ही मॉस्किटो को नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप देख लें, समझ लें। जो एडीज़ हैं ये क्या करते हैं? ब्रीड प्राइमली अराउंड ह्यूमन, ज़्यादातर ये ह्यूमन के इर्द गिर्द ही रहते हैं और वहीं पर ये ब्रीडिंग करते हैं। तकरीबन इसकी जो शॉर्ट डिस्टेंस है वो 200 यार्ड्स तक ये उड़ सकती हैं या फ्लाइट करती हैं। और ये जो एडीज़ हैं ये कौन सी बीमारियां फैलाती हैं? ज़्यादा देखें, डेंगू, ठीक है, और येलो फीवर, ये दोनों बीमारियां, और इसके बाद जो तीसरी बीमारी भी है वो भी ये फैलाती हैं। और जो एनोफिल्स हैं, फीमेल एनोफिल्स, इसकी जो फ्लाइट रेंज है वो तकरीबन 1 माइल तक है, 1 माइल तक है। और जो हम मलेरिया की बात करते हैं कॉमनली इसी से होती है, एनोफिल्स क्वाड्री मैकुलेटस, ठीक है, इसी स्पीशीज से मलेरिया डिजीज़ काज होती है। ठीक है, यानी ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मोडियम कर रही है। थर्ड वन जो है क्यूलिक्स है। क्यूलिक्स क्या करती है? क्यूलिक्स यहाँ पर देखिए हमने इससे डिफरेंस इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये ब्लड्स के जो ब्लड है, ठीक है, बर्ड का, वो ड्रिंक करती हैं।
या वो सक करती है, ठीक है। सम फीड ऑन ह्यूमन, लेकिन कुछ क्यूलिक्स इस तरह भी हैं जो कि ह्यूमन पर भी फीडिंग कर सकती हैं और ज़्यादातर वो क्या करती हैं फिर एंसेफेलाइटिस यानी ब्रेन इन्फ्लेमेशन काज करती है, ब्रेन इन्फ्लेमेशन काज करती हैं, ठीक है। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या हो गया देखें, एक तो डिस्टेंस की बात हो गई, ये यानी उसकी रेंज जितनी है, जितनी उसकी ज़्यादा रेंज है तो इतनी ही ज़्यादा वो क्या कर सकती है, बीमारी को ट्रांसमिट कर सकती है, और जितनी उसकी रेंज कम है इस उतनी वो क्या कर ज़्यादातर ज़्यादा ख़तरनाक भी है, और अगर उसकी रेंज ज़्यादा है तो वो इतनी ख़तरनाक नहीं है। तो देखिए यहाँ पर डेंगू मलेरिया से फिर ख़तरनाक है, ठीक है। लेकिन उस टाइम क्या था हमारे साथ, जो मलेरिया थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही थी, क्योंकि उस टाइम उसके लिए कोई मेडिसिन वगैरह नहीं थी। सो आप इन तीनों की डिफ्रेंशिएशन को याद रखें। इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे एंड होता है। इसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ह्यूमन पर, उसमें हमने एनोफिल्स को डिटेल से एडीज़ और एनोफिल की स्ट्रक्चर जो है उसको हमने डिटेल से इंशाल्लाह स्टडी करना है, और आपने भी गौर से उसे देखना भी है और समझना भी है, ठीक है। सो अगर इस आज के लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप काइंडली पूछ सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को देखना है, ठीक है। बायोलॉजिकल मेथड जो है उसको भी देखना है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 1 को भी देखना है और इस सेकंड को भी देखना है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।